नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने। तो इस लेक्चर में हमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। बोर्ड की परीक्षा के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो टॉपिक है गॉस की प्रमेय, ये बोर्ड परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं, इनको हमें सही ढंग से पढ़ने के लिए पहले कुछ डेफिनेशंस को समझना है। वो डेफिनेशंस क्या क्या है, उन डेफिनेशंस को पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आइए हेडिंग डालिए सदिश क्षेत्रफल। भाई सदिश क्षेत्रफल क्या है, कितने लोग जानते रहेंगे इसको। सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल इस प्रकार का क्षेत्रफल होगा जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई हो। तो ऐसे क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, इसको व्यक्त कैसे करते हैं, इसको हम इस प्रकार से मान लीजिए सदिश क्षेत्रफल एस वेक्टर बराबर एस एन कैप। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो एस है वो दिए गए क्षेत्रफल का परिमाण है और ये एन कैप उस दिए गए क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। जैसे सपोज करिए ये हमारा क्या हो गया, चेस बोर्ड हो गया, इसमें कई छोटे छोटे खाने हैं। ठीक, एक भाग है कई छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफलों से बना है। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना मान लिया आपने, ds, और इसकी दिशा जो होगी वो इसके अभिलंबवत होगी, इस तरफ बाहर की ओर अभिलंबवत दिशा में होगी। ठीक है, तो इसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे, इस सूक्ष्म अवयव का, ये जो छोटा सा अवयव है, छोटा सा अवयव, इसका सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर बराबर ds n कैप, जहां ds क्या है इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल और n कैप क्या है इसकी अभिलंबवत दिशा। तो ये हमारा है सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक। ये तो समतल कोण हो गया, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उस कोण को ही क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से व्यक्त करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, घन कोण। इसको हम लोग सॉलिड एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या होता है भाई घन कोण, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, एक गोलीय पृष्ठ हो गया, किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है या बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं या सॉलिड एंगल कहते हैं। इस घन कोण को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त किया जाता है, ओमेगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, घन कोण, घन कोण गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने मान लिया, अगर ds, छोटा सा कोई क्षेत्रफल है गोलीय पृष्ठ पर हमने मान लिया था, और गोले की त्रिज्या कितनी है r, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ds अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, घन कोण हो गया। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम फ्लक्स को जान लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे इसको। उदाहरण के तौर पर हमने लिया जल का प्रवाह, क्योंकि फ्लक्स को प्रवाह की दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाह की दर। तो हमने एक उदाहरण लिया है यहां पर, एक उदाहरण से मैं आपको फ्लक्स समझाऊंगा क्या है, जल का प्रवाह। डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है, मान लीजिए ठीक है, एक क्षैतिज धरातल में जिस पर जल क्या है, बह रहा है, और इस जल के प्रवाह की दिशा में अगर हम एक आयताकार फ्रेम जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, एक आयताकार फ्रेम हो गया और इसका क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया, कैपिटल ए, इसको रख दिया, तो इस क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितना जल होकर गुजरेगा, उस जल की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, जल का फ्लक्स कहते हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए किसी क्षैतिज धरातल पर जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, सपोज करिए नदी है, नदी का शांत जल का प्रवाह, नदी प्रवाहित हो रही है, वहां पर हम कोई एक आयताकार फ्रेम इस तरीके से रख दें, तो 1 सेकंड में इस क्षेत्रफल से कितना पानी होकर गुजरेगा, वही हमारा क्या कहलाता है, जल फ्लक्स। और जल फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहला वो निर्भर करता है कि जल का वेग क्या है, कितने वेग से जल बह रहा है। दूसरा फ्रेम का क्षेत्रफल क्या है, जो फ्रेम है जो आपने रखा है उसके प्रवाह की दिशा में उसका क्षेत्रफल कितना है।
और तीसरा जल की प्रवाह की दिशा के सापेक्ष फ्रेम का झुकाव, कि अगर मान लीजिए अगर जल इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो इसको कितने एंगल पर रखा है, कितना झुकाव हमने दे रखा है। ठीक है, तो इन तीन बातों पर कुल निर्भर करता है। तो हम कंडीशंस देख, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है जब फ्रेम का तल जल के प्रवाह की दिशा के अनुदिश रखा हो। अगर फ्रेम को हम, ये हमारा मान लीजिए आयताकार फ्रेम है जिसका क्षेत्रफल कितना है a, अगर इसको जल के जो प्रवाह की दिशा है उसके अनुदिश रख दिया जाए, जल के प्रवाह की दिशा क्या है, इन तीरों के द्वारा दिखाई दे रही है। अब इसके तल को उसके अनुदिश रख दिया, ये हमारा तल है तो इसको उसके अनुदिश रख दिया इस तरीके से। ठीक, तो इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहां जाएगा, ऊपर की ओर। साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल पर जो उसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती सदैव क्या होती, लंबवत। तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश, और वेग की दिशा क्या है, v। तो यहां पर वेग सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना बनेगा, तो वेग सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो फ्लक्स क्या रहेगा, शून्य। तो जल का फ्लक्स क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब उसको अनुदिश रखेंगे तो कोई भी जल प्रवाहित नहीं होगा। दूसरी स्थिति है जब फ्रेम को जल के प्रवाह की दिशा के लंबवत रख दिया जाए। तो ये जल के प्रवाह की दिशा है। दूसरी स्थिति यहां पर मैं व्यक्त कर रहा हूं, ये पहली स्थिति की बात हो गई थी, अब दूसरी स्थिति ये है। ठीक है, डायग्राम से भी समझते चलिए। तो अगर इसको लंबवत रख दिया जाए, यदि ये जो हमारा फ्रेम है इसको हम जल के प्रवाह की दिशा क्या रख दे, लंबवत, कुछ इस प्रकार। ठीक है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो है आपका, अगर मैं उसको इस तरीके से लंबवत रखूं, लंबवत रखने पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस ओर ही होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो किस दिशा में जाएगा, इस तरफ। और इसके वेग की दिशा भी क्या है, सेम है। तो वेग सदिश और क्षेत्रफल सदिश की दिशाएं क्या है, समान है। तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो वेग सदिश व क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण शून्य होगा। इस स्थिति में जल का फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर वी ए। ठीक है, वेग और क्षेत्रफल का गुणनफल। तो तीसरी स्थिति है हमारी जब फ्रेम का तल जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष थीटा कोण पर क्या है, झुका हुआ। अगर हमारे आयताकार फ्रेम का तल जल के प्रवाह की दिशा के सापेक्ष थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो जल का फ्लक्स कितना होगा। तो तीसरे डायग्राम में आप देखिए कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, यहां पर इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक है, ये तो आप देखिए अगर इस तरीके से हमारा तल रखा हुआ है तो जल के प्रवाह की दिशा क्या है, ये यहां पर आपको दिख रहा है v। अब अगर इस पर अगर आप वेग सदिश खींचेंगे तो कैसे जाएगा, इस स्थिति में ही जाएगा, क्योंकि इसके लंबवत, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो यहां इस क्षेत्रफल सदिश a और वेग सदिश के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो जल का फ्लक्स कितना हो जाएगा, जल का फ्लक्स I बराबर वी ए कॉस थीटा। क्योंकि इस स्थिति में, ये जो तीसरी हमारी स्थिति है, इस कंडीशन में जल का फ्लक्स इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करेगा। तो जल का फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर वी ए कॉस थीटा। तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार यहां पर जल के फ्लक्स को इन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए ही उपयोगी होता है। दोनों क्षेत्रों को या दोनों क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को हम इसी आधार पर उसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी हमारी, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी पृष्ठ, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है
तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो भी वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा उसका परिमाण वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर इसका समाकलन कर दिया जाए, समाकलन करने पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसकी भी वो अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं कि वैद्युत बल रेखाएं और जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस तरीके से रखा हुआ है, तो उसके लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं। मान लिया ये जो रेखाएं हैं वैद्युत बल रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ई, और ये हमारा क्षेत्रफल सदिश रहा। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं इस डायग्राम में, फिर हम समझते हैं। ठीक है, कि जो ये रेखाएं हैं ये क्या कर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही हैं। तो अगर कोई फ्रेम का तल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या रखा है, अनुदिश रखा है, तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। पहली स्थिति, फ्रेम का तल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा होता है तो जो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, यानी कोई भी वैद्युत फ्लक्स उस क्षेत्रफल से होकर नहीं गुजरेगा। दूसरी कंडीशन आ जाती है, दूसरी की अगर लंबवत रखा होगा तो उस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री बनेगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस 0। तो यहां पर क्या आ जाता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, e इंटू ए। ठीक है, अब हमारी जो आखिरी स्थिति है कि अगर थीटा कोण पर झुका हो तो उसके लिए हमें यहां पर दिख रहा है, अगर कोई झुकाव है, क्षेत्रफल थीटा कोण पर झुका हुआ है वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमा की। मात्रक और विमा को भी हम निकालेंगे। क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, गुणे क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, और कोण इसका कोई मात्रक होता नहीं, क्योंकि जो आपके कोण होते हैं वो मात्रक विहीन होते हैं। ठीक है, इनका कोई मात्रक नहीं, स्पेशली कोई मात्रक नहीं, और उनकी कोई विमा नहीं होती, तो मैं नहीं लेती। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स का हमारा क्या मात्रक हो गया, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं, फाई ई यानी ई माने इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और ये मीटर, मीटर मीटर को 2 बार लिखा जा सकता है, और कूलम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, किसके बराबर होता है, जूल। तो एक और मात्रक हमें मिल जाएगा, जूल मीटर प्रति कूलम। ठीक, अब एक और चीज मैं बताऊं, इसको अगर इस तरीके से लिखें, जूल प्रति कूलम मीटर, तो जूल प्रति कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो एक और मात्रक मिल गया हमें, वोल्ट मीटर। तो ये तीनों मात्रक हैं, एक मात्रक ये हो गया हमारा, एक मात्रक ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स का जूल मीटर प्रति कूलम, और एक मात्रक हमारे पास ये हो गया, क्योंकि आपने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर W/Q। तो जूल बटे कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट, क्योंकि वैद्युत विभव को किसे मापा जाता है, वोल्ट, तो वोल्ट मीटर। तो ये हो गए मात्रकों की बात। मात्रक पता है, तो न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, और बल का मात्रक हमें क्या पता है,
जो बल की विमा होती है वो होती है mLt-2। वैसे मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? क्षेत्रफल का। और मीटर को हम क्या लिखते हैं? L, तो L स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार कूलाम की विमा होती है या आवेश की विमा होती है A इंटू टी। तो सॉल्व कर लीजिए m, L यहाँ पर भी और L यहाँ पर भी। यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ t की पावर कितनी? -2, यहाँ t की पावर क्या? 1। ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 और -2 -3। यहाँ a की पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। तो ये आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स की विमा। तो ये वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर। तो अगला टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। क्या है गॉस का नियम और क्या गॉस की प्रमेय, इसको समझेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसके बारे में आपको बता दूं। पहली, गॉस का नियम कूलाम के नियम का ही एक रूप है। जो गॉस का नियम है वो कूलाम के नियम का ही क्या है? दूसरा रूप है। इस नियम की सहायता से या गॉस की प्रमेय की सहायता से हम किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में रखे हुए आवेश के बीच क्या करते हैं? एक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉस के नियम की सहायता से या गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र की गणना बहुत सरलता पूर्वक किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से हम सभी आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र की गणना इस नियम की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कथन की। गॉस की प्रमेय का कथन है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है सपोज करिए, तो उस बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, उस बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वह वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में रखे हुए आवेश के कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 k गुना। और जहां k क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अगर माध्यम हवा है या निर्वात तो k बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा? कुल आवेश अगर मान लीजिए Q नेट, किसी भी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रखा है? Q नेट कुल आवेश कि कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना। अगर माध्यम क्या है? हवा है, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? Q/ε0। ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? Q/ε0। ठीक, यदि माध्यम हमारी क्या है? हवा है या निर्वात है। एक और चीज, यदि पृष्ठ में या जो बंद पृष्ठ है उसमें कुल आवेश रखा ही ना हो, कोई आवेश ही ना हो, अगर आवेश नहीं होगा, अगर मान लीजिए Q नेट बराबर 0, अगर Q नेट 0 है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं रखा है तो उससे गुजरने वाला अभिलंबित वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो अब हम गॉस के नियम की उत्पत्ति की बात करेंगे। गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाएगी? तो दो अलग अलग स्थितियों में गॉस के नियम की उत्पत्ति हो सकती है। पहली स्थिति यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर स्थित हो। अगर आवेश बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है तो गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाएगी उसको हम समझते हैं। तो आप डायग्राम को भी समझते चलिए, मैं आपको बताता चलता हूं। माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है? A। तो आपको यहां पर दिख रहा है एक बंद पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया है? कैपिटल A। तथा पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा है। तो इस पृष्ठ के भीतर एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर एक धनावेश Q रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ A को अनेक सूक्ष्म अवयवों dA से मिलकर माना जा सकता है। मैंने क्या मान लिया कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है A, ये अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफल वाले अवयवों से मिलकर बना है और उस सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल कितना है? dA मान लिया। ठीक, अब माना पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल dA है। तो पृष्ठ ये हो गया, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P उपस्थित है, इस बिंदु P के चारों ओर एक dA क्षेत्रफल का सूक्ष्म अवयव क्या है? उपस्थित है। तथा
ई और डीए के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो बिंदु P की O से दूरी, तो बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R। तो OP बराबर कितना हो जाएगा, R, तथा OP के अनुदिश एकांक सदिश कितना है, R कैप। ठीक है, तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये R कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, जो कि OP की ओर है। OP की दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो इस क्षेत्रफल डीए क्षेत्रफल के अभिलंबत कितना फ्लक्स होकर गुजरेगा, तो डीए क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए। परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो इसको क्या ले सकते हैं, डी फाई ई डॉट डी एस कॉस थीटा, सॉरी डी ए कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण की परिभाषा से हम जानते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। घन कोण की परिभाषा से, घन कोण की परिभाषा से क्या होता है, डी ओमेगा क्या है, घन कोण है। और जो डी ओमेगा जो घन कोण है वो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर बना घन कोण है। जो सूक्ष्म अवयव है डीए, इसके क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर बना घन कोण कितना है, डी ओमेगा। तो घन कोण की परिभाषा से हमें पता चल गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी ओमेगा। तो उसको यूज करेंगे इस रिलेशन को, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। घन कोण की परिभाषा से हमें पता है। ठीक, तो पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू संपूर्ण समाकलन ऑफ डी फाइव ई। ठीक, तो 5 बराबर इंटीग्रल सरफेस कंप्लीट इंटीग्रल जो हम इसका करेंगे, संपूर्ण समाकलन करेंगे। डी फाइव की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा 5 ई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बराबर संपूर्ण समाकलन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका कोई समाकलन नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट है, संपूर्ण समाकलन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, तो 5e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका संपूर्ण समाकलन क्या होता है, किसी भी घन कोण का अगर आप संपूर्ण समाकलन करें तो कितना आता है, 4 पाई, क्योंकि कोई भी पृष्ठ अपने केंद्र पर 4 पाई घन कोण अंतरित करता है। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5e बराबर कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
और यही हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय का कथन है। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ में रखे हुए कुल आवेश के कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉस के नियम की उत्पत्ति हम लोगों ने कर ली। अब कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, किन किन बातों पर किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, उन कंडीशंस को भी हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं गॉस के नियम या गॉस के प्रमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पर समझाते हैं एक एक करके, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला जो नोट है हमारा, माना पृष्ठ के भीतर कई आवेश उपस्थित हैं, कई आवेश उपस्थित हों। अगर कई आवेश उपस्थित होंगे, जैसे सपोज करिए यहां पर Q1, Q2, Q3, Q4, तो इस सभी आवेशों के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा phi बराबर Q नेट अपॉन ε0, या फिर phi इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन ε0। कहने का मतलब है, अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं तो उन सभी आवेशों के कारण पृष्ठ के अभिलंबवत जो वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है वह उस पृष्ठ के भीतर रखे हुए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमारा पहला नोट था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नोट की। सेकंड नोट क्या है, यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश ना रखा हो, कोई आवेश ना रखा हो, अगर कोई आवेश नहीं रखा होगा तो Q नेट क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में phi E बराबर क्या रहेगा, 0, यानी उस बंद पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। तीसरी स्थिति है हमारी, जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो, बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो। अगर बंद पृष्ठ के बाहर रखा है, सपोज करिए ये दिख रहा है, ठीक है, यहां पर एक धनावेश रखा है, तो इसके कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो इस स्थिति में भी phi E क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि बंद पृष्ठ के भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। और जब तक बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता तब तक उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। तो अब अगला नोट है हमारा, वैद्युत फ्लक्स आकृति पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत फ्लक्स आकृति पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ है, दो बंद पृष्ठ हैं A और B, दोनों में धनावेश कितना रखा है, Q। एक की आकृति काफी बड़ी है और एक की आकृति छोटी, तो दोनों पृष्ठों से, दोनों बंद पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। कारण, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता, आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता। कितना भी बड़ा बंद पृष्ठ क्यों ना हो और चाहे कितना भी छोटा बंद पृष्ठ क्यों ना हो, अगर दोनों के भीतर समान आवेश रखा हुआ है तो दोनों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो पांचवा नोट है हमारा, जैसे यहां आप देखें, इस पृष्ठ के भीतर 3 वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और यहां से 5 वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर जा रही हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यदि किसी पृष्ठ में से जाने वाली वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा हैं, जैसे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, देखिए इस पृष्ठ के भीतर कुल 3 वैद्युत बल रेखाएं क्या है, आ रही हैं और इससे 5 वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं। तो इसका मतलब होगा इस पृष्ठ के भीतर क्या रखा है, धनावेश रखा है, ठीक है। इसी पृष्ठ के भीतर वैद्युत बल रेखाएं कितनी आ रही हैं, 4, और इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, केवल 2। तो इसका मतलब है पृष्ठ के भीतर क्या रखा है, एक ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो आखिरी नोट है हमारा, किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर कितना हो, phi E हो, तो
फाई बराबर क्या हो जाता है, क्षेत्र से बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या माइनस क्षेत्र के भीतर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। जैसे कि मान लीजिए किसी पृष्ठ के भीतर कुल 200 वैद्युत बल रेखाएं क्या है, अंदर जा रही हैं, और उस पृष्ठ से मान लीजिए 500 वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 500 माइनस 200 300, यानी कुल 300 वैद्युत बल रेखाएं हैं जो उस पृष्ठ के भीतर स्थित है। इसका मतलब है इस पृष्ठ का या इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की मात्रा के बराबर होगा, यानी उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो तब तक